दोस्तों, बहुत सारा वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज की, जिसका नाम है पास्ट ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज। यानी सीरीज के अंदर हम PYQs को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं CSIR नेट लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर 13 यूनिट होती हैं, तो इस सीरीज में हम यूनिट वाइज PYQs को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं आज कौन से यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं यूनिट 6 यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी या फिर प्लांट बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो पेपर आपका लास्ट ईयर हुआ था। यानी कि हुआ सितंबर 2022 में था, लेकिन उसको जून 2022 का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। एग्जाम सितंबर में हुआ था 2022 में, लेकिन उसको नाम दिया गया जून 2022। तो इस पेपर में जो प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, वहां से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो वीडियो है आपका इम्प्लीमेंटेशन टाइम है। क्यों? जितना भी आपने पढ़ा है, अब आप इस वीडियो की हेल्प से ये जान सकते हैं कि जो भी मैंने पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी में, तो क्या उस पढ़े हुए से मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पा रहा हूं या नहीं। क्या जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसका यूज़ करके मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर सकती हूँ या नहीं, ये आप इस वीडियो की हेल्प से जान सकते हैं। ठीक है, सो ये इम्प्लीमेंटेशन टाइम है आप सभी के लिए। ध्यान से इस वीडियो को देखना और ध्यान से ही इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो अगर मैं 2022 की बात करूं, यानी सितंबर 2022 के पेपर की बात करती हूं, तो उसमें यूनिट 6 यानी प्लांट बायोलॉजी से पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन आए हुए हैं और पार्ट सी के अंदर 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पार्ट बी में जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि यहाँ आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं और यहाँ अगर बात करते हैं तो 24। टोटल अगर बात करें तो आपको 34 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप इस यूनिट को करते हैं और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करते हैं और पेपर में भी करके आते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो कि पार्ट बी का है। ठीक है, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल म्यूटेंट्स शोज द पैटर्न सेपल पेटल पेटल रिपीटेड सेवरल टाइम्स। यानी कहा है कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर में हमें क्या देखने को मिला है, सेपल मिला है, फिर पेटल मिला है, फिर पेटल मिला है। इतना होने के बाद फिर कहा है कि फिर से रिपीट होती है ये सेम सीरीज, तो यानी फिर सेपल है, फिर पेटल है, फिर पेटल है, फिर सेपल है, फिर पेटल है और फिर पेटल है, इस तरीके से। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि एक फ्लावर के अंदर 4 वर्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होते हैं सेपल, फिर होता है पेटल, फिर स्टेमन और फिर कार्पल। यानी एक फ्लावर में 4 वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी हम 4 को कंसिडर करके चलने वाले हैं इस तरीके से। यानी हमें सेपल मिला है, फिर पेटल मिला है, फिर पेटल मिला है, फिर सेपल मिला है, तो ये एक म्यूटेंट है, नॉर्मल कंडीशन ये नहीं है। तो आपसे पूछा है कि कौन से जीन में म्यूटेशन होगा जब आपको ये मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए ABC मॉडल ऑफ फ्लावर। ABC मॉडल ऑफ फ्लावर में बताया है कि 3 जीन होते हैं, मतलब 3 क्लास ऑफ जीन होते हैं जो हेल्प करते हैं फ्लावर की फॉर्मेशन में। क्लास A जो कि एपिटेला 1 एपिटेला 2 जीन होते हैं, क्लास B में एपिटेला 3 और PI यानी पिस्टिलेटा होता है, और क्लास C में एगेमस यानी AG होता है। ठीक है, अगर क्लास A के जीन अकेले हैं तो वो सेपल की फॉर्मेशन करते हैं, अगर क्लास A प्लस क्लास B है तो वो पेटल बनाते हैं, अगर क्लास B क्लास C है तो स्टेमन बनता है, और अगर क्लास C के जीन अकेले हैं तो वो कार्पल बनाते हैं। ठीक है, ये होता है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं सेपल भी बना है, पेटल भी बना है, लेकिन कार्पल और स्टेमन की फॉर्मेशन इस फ्लावर में नहीं हुई है। ठीक है, तो देखो यहाँ हम जानते हैं स्टेमन और कार्पल की फॉर्मेशन के लिए जो कॉमन जीन है वो क्लास C है। मतलब ये हुआ कि क्लास C के जीन में म्यूटेशन हुआ है, तब जाकर हमें वो जो फिनोमिना है मिलता है, और क्लास C में क्या आता है, एगेमस आता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज एगेमस, यानी जब एगेमस में म्यूटेशन होता है तब जाकर हमें ऐसा फ्लावर मिलता है जिसमें सेपल पेटल पेटल सेपल होता है। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी A। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर है वो एगेमस हो जाएगा। चलिए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल इज नॉट करेक्ट। देखो, पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, उनमें आप कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर आपको वो सेम कॉन्सेप्ट आता है तो ही आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, क्लोरोफिल के रिगार्ड में ही पूछा है, और ये है
कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। 4 स्टेटमेंट आपको दी हैं, उसमें से 3 सही हैं, 1 गलत है, वो आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है आपको क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखो ये होता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, बस डिफरेंस ये है क्लोरोफिल ए जो होता है यहां पर CH3 होता है, जबकि क्लोरोफिल बी की अगर बात करें तो यहां पर CHO होता है। बाकी सारी स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए की और बी की सिमिलर होती है। बीच में मैग्नीशियम आयन होता है, यहां एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, इस तरीके से। तो चलिए, अगर आपको ये पता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर तो हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पहला पूछा है क्लोरोफिल ए हैज CH3 ग्रुप इन इट्स पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात, अभी हमने देखा है कि क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है। ठीक है, क्लोरोफिल बी के अंदर CHO ग्रुप होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली अभी हम देख के आए हैं कि ए में CH3 और बी में CHO होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हैं। थर्ड में लिखा है ओनली क्लोरोफिल ए बट नॉट क्लोरोफिल बी हैज अ मैग्नीशियम कोऑर्डिनेटेड एट द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन लाइक रिंग स्ट्रक्चर। इसमें लिखा है कि क्लोरोफिल ए के पास तो मैग्नीशियम आयन होता है सेंटर में, लेकिन बी के अंदर नहीं होता। ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? मैग्नीशियम आयन तो दोनों में ही होता है, क्लोरोफिल ए हो या फिर बी हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। अच्छा, फोर्थ में क्या है? द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ क्लोरोफिल एंकर देम इन द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। यानी इनके पास ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है ये हेल्प करती है क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेड होने के लिए। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा भी क्या है कि गलत कौन सा है, तो गलत इसमें थर्ड स्टेटमेंट है। सो द राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग डीएमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन प्लांट। यानी प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, अगर उसका डीएमिनेशन कर दिया जाए तो इन चारों में से कौन सा कंपाउंड आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए तो बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, प्लांट के अंदर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, एल्केलॉइड्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती है, और नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं जैसे प्यूरिन है, पायरिमिडीन है, उनकी में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अगर इन सभी का डीएमिनेशन कर दिया जाए, क्या करना है? इन सभी का डीएमिनेशन करना है। डीएमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप यानी कि यहां से NH3 को रिमूव किया जाएगा, इसको बोलते हैं डीएमिनेशन। तो मिलता है अल्फा कीटो एसिड। ठीक है, तो यहां आपको 2 चीजें मिली हैं, एक मिला है अल्फा कीटो एसिड और एक मिला है NH3। ठीक है, इसके डीएमिनेशन होने से आपको ये 2 चीजें मिली हैं। अब देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, है ना। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग यहाँ पर NH3 है, अल्फा कीटो एसिड नहीं होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही NH3 H से रिएक्ट करता है तो वो अमोनियम आयन बना देता है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है NH4 पॉजिटिव। सो द राइट आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, कि डीएमिनेशन होने से हमें ये मिलता है। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है द प्रोडक्ट ऑफ NAHG जीन ऑफ Pseudomonas putida catalyze the metabolism of salicylic acid to which one of the following। क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास एक जीन है जो क्या है NAHG, इसका जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो जीन जो प्रोडक्ट बनाता है वो मेटाबोलाइज करता है सैलिसाइलिक एसिड को। तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो अब हमें क्या मिलता है, इन चारों में से आपको बताना है। देखो, इसके लिए भी आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है कि ये जो NAHG जीन होता है इसका प्रोडक्ट क्या है? सैलिसाइलेट हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये क्या बनाता है? सैलिसाइलेट हाइड्रोक्सिलेज। और ये करता क्या है? ये सैलिसाइलेट को कन्वर्ट कर देता है कैटिकोल में। ठीक है, ये एंजाइम जो है कन्वर्ट कर देता है सैलिसाइलेट को कैटिकोल में। ठीक है, तो यहां पूछा भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें क्या मिलता है जब सैलिसाइलिक एसिड या फिर सैलिसाइलेट का मेटाबॉलिज्म होता है, तो हमें मिलता है कैटिकोल। यानी इसके लिए जो सही आंसर है वो C हो जाएगा, कैटिकोल। ठीक है, अब देखो पार्ट बी के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। आपको करना क्या है, जब कभी भी आप PYQ सोल्व करते हैं तो आपको एक नोटबुक बना के रखनी है
उस नोटबुक में जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा लगती है उनको लिखते रहें और बार बार उनको रिवाइज करते रहें, रिकॉल करते रहें। ये एक बेहतरीन तरीका है PYQs करने का। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने पढ़ा है वहां से आता है तो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नए हैं उनको भी आपको लिखना होगा ताकि अगर आगे कहीं ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, है ना। एक बार अगर आप कर लेंगे, जैसे कि आपने क्वेश्चन देख लिया है तो आपको याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन, आपको लिखना है, उससे बार बार रिवाइज करना है, तब आप इसको इस इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं आगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करती हूँ, आपको नहीं पता इस चीज के बारे में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी है इससे आप अपनी नोटबुक में लिख लें और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहें, ताकि यहाँ से अगर कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि सैलिसाइलेट को कैटिकोल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो आप फटाफट से बता पाएंगे कि वो एंजाइम ये होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि ये एंजाइम कहाँ से आता है, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप इस इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक में लिखेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। चलिए, तो आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, LR34 एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज रेजिस्टेंट जीन है वीट के अंदर, ठीक है। वीट के अंदर ये जीन मिलता है और पूछा है कि ये जीन क्या बनाता है, ठीक है। ये जीन क्या बनाता है, तो ये जो LR34 जीन है ये क्या है, मल्टी पैथोजेनिक रेजिस्टेंस जीन है जो इनकोड करता है ABC ट्रांसपोर्टर को। ये मैंने लिखा है, क्वेश्चन में नहीं आया है, क्वेश्चन आपका केवल इतना है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो LR34 जीन होता है ये इनकोड करता है यानी बनाता है ABC ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट सा आंसर है हो जाएगा ABC ट्रांसपोर्टर, यानी कि LR34 जीन क्या इनकोड करता है, ABC ट्रांसपोर्टर। ये भी इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए नई है तो नोट डाउन कर ले, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, ये आ चुके हैं पार्ट सी के क्वेश्चन, हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं पार्ट बी के। अब बात आती है पार्ट सी के, यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। देखो कितने आसान से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल कंट्रीब्यूट प्रीकर्सर टू मैनी बायोसिंथेटिक पाथवे इन प्लांट्स। यहां आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम X, कॉलम Y। कॉलम X के अंदर है ये प्रीकर्सर और कॉलम Y के अंदर ये जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट है। आपको केवल मैच करना है कि कौन क्या बनाता है, ठीक है। इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट मैच बिटवीन कॉलम X एंड Y। ये जितने भी प्रीकर्सर यहाँ दिए हुए हैं ये इन प्रोसेस से फॉर्म होते हैं और पूछा है कि इनसे क्या बनता है। तो देखो, इसके लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए। पायरुवेट जो होता है और ऑक्जेलो एसीटेट जो होता है, जब उनका ट्रांस एमिनेशन होता है यानी उनका जो अमीनो ग्रुप है उसको ट्रांसफर किया जाता है, तब पायरुवेट से तो बनता है एलेनिन, ठीक है। इसके ट्रांस एमिनेशन से बनता है एलेनिन और ऑक्जेलो एसीटेट के ट्रांस एमिनेशन से बनता है एस्पार्टेट, ठीक है। ओके, हेक्सोज फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन होंगे और फॉस्फेट तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाएगा। ये क्या बनाता है, सेलुलोज बनाता है, क्योंकि हमें पता है सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है जिसका मोनोमर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इससे क्या मिलेगा, हमें सेलुलोज मिलेगा। इसके बाद है पेंटोज फॉस्फेट, ये क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए आरएनए का मोनोमर है जो किससे बनता है, शुगर से बनता है, फॉस्फेट से बनता है और नाइट्रोजनस बेस से बनता है। तो वहां पर जो शुगर यूज की जाती है वो पेंटोज होती है, साथ में फॉस्फेट भी होता है। तो पेंटोज फॉस्फेट क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता है अगर, तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, हेक्सोज फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी हमने जाना है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सेलुलोज, ठीक है। पायरुवेट का जब ट्रांस एमिनेशन होता है तो ये बनाता है एलेनिन, एग्जैक्टली। पेंटोज फॉस्फेट क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड। ऑक्जेलो एसीटेट का जब ट्रांस एमिनेशन होता है तो ये बना देता है एस्पार्टेट, यानी कि ए का क्या है, ए का थर्ड है, ए का क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। बी के लिए सेकंड ऑप्शन सही है बिल्कुल, सी के लिए फोर्थ और डी के लिए फर्स्ट, ठीक है। बस इसको मैच कर लीजिए कि ये कौन से इसमें दिया हुआ है, ए का थर्ड, डी का, ए का थर्ड है, डी का 1 है, बस इसमें ही है। सो द राइट आंसर विल बी सेकंड। कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, बस इसका आंसर हो जाएगा बी।
और जैसे ही आपने ये आंसर क्लिक किया आपको 4 मार्क्स मिल चुके हैं। तो बस ये याद कर लेना, अगर नहीं जानते हैं तो नोटबुक में नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यंग सीडलिंग ऑफ अराबिडोप्सिस प्लांट आर एक्सपोज टू द फॉलोइंग लाइट कंडीशन। एक अराबिडोप्सिस का प्लांट है, सीडलिंग है, उनको इस तरीके की लाइट दी गई है, इन कंडीशन में रखा गया है। और फिर आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव कंडीशंस विल लीड टू द फोटोमॉर्फोजेनेसिस। इन सभी कंडीशन में से कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण प्लांट में फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा, यानी प्लांट में कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो इसके लिए भी ना आपको एक बात याद रखनी होगी। हम जानते हैं कि जो फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम जो होता है उसके पास 2 फॉर्म होती है, एक पीआर फॉर्म होती है, एक पीएफआर फॉर्म होती है। पीआर फॉर्म इनएक्टिव होती है जबकि पीएफआर फॉर्म एक्टिव होती है। अब ये जो इनएक्टिव फॉर्म है एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होती है, जब इसको रेड लाइट मिलती है। यानी ये जो इनएक्टिव फॉर्म है रेड लाइट को लेते ही एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और क्या कर देता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस कर देता है। ठीक है, और जब इस एक्टिव फॉर्म को फार रेड लाइट मिलती है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। यानी इस बात से हमें क्या पता लगता है कि रेड लाइट फोटोमॉर्फोजेनेसिस कराता है, फार रेड लाइट फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं कराता है। ओके, चलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अब इसका यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मतलब लास्ट में रेड लाइट आनी चाहिए, तब जाकर ही क्या होगा, फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। फर्स्ट कंडीशन फार रेड लाइट दिया है, इसके बाद रेड लाइट दिया है, तो एग्जैक्टली यहां पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा क्योंकि लास्ट में रेड लाइट दे दी है तो वो एक्टिव हो जाएगा और फोटोमॉर्फोजेनेसिस कर देगा। ठीक है, बी में है पहले फार रेड दिया है, ओके, फिर रेड दिया है और फिर डार्क फेज में रख दिया है, तो यहां पर भी भाई फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। चलिए थर्ड कंडीशन क्या है, पहले रेड दिया है फिर फार रेड दिया है, यहां पर भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में रेड होना चाहिए। इसके बाद पहले डार्क फेज है, फिर फार रेड है और फिर रेड है, एग्जैक्टली यहां पर भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस मिलेगा। इसके बाद पहले फार रेड दिया है, फिर डार्क फेज दिया है, फिर रेड दिया है, तो यहां पर भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस होगा। लास्ट में पहले रेड दिया है, फिर डार्क फेज है और फिर फार रेड है, तो यहां पर भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होगा। लास्ट में रेड लाइट आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा और डी और ई। अब देख लो यहाँ पर ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, यस, फोर्थ ऑप्शन में ए डी ई, जहां पर ये ए डी है वो क्या करेंगे, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को करवा देंगे। सो द राइट आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन आईडी 83 से। लिखा है फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जिब्रेलिक एसिड सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है फाइटोहार्मोन से। ठीक है, पूछा है सिग्नलिंग को लेकर, तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो होता क्या है, सबसे पहले आता है जिब्रेलिक एसिड और ये होता है GID होता है उसका रिसेप्टर। तो जैसे ही GA आता है वो रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद यहाँ पर एक डेला होता है, ये क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर है इस पाथवे का। ये क्या कर देता है, इसको बंद कर सकता है। तो सबसे पहले ये GA और ये GID मिलकर इस डेला को ही खत्म कर देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव रेगुलेटर है। तो जैसे ही GID और GA मिलते हैं तो डेला को यहां से उठाकर अपने आप से जोड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन के लिए। यानी ये जो डेला है ये क्या हो जाएगा, उसका यहाँ पर डिग्रेडेशन हो जाएगा। डेला की कहानी खत्म। इसके बाद ये जो जीन है जिसने जीन को डेला ने पकड़ रखा था, अब डेला यहाँ चला गया है, उसका डिग्रेडेशन हो गया तो ये फ्री हो गया है और फिर ये जीन आगे जाकर प्रोडक्ट बनाएगा और रिस्पॉन्स करेगा। ये है सिग्नलिंग ऑफ डेला, यानी सिग्नलिंग ऑफ जिब्रेलिक एसिड। काफ़ी डिटेल में होता है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया है क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आपको ये बातें समझ आई है, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट लिखा है डेला प्रोटीन नेगेटिवली रेगुलेट GA सिग्नलिंग। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको अभी बताया है डेला क्या होता है, नेगेटिवली रेगुलेटर होता है। तो ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। आगे लिखा है डेग्रेडेशन ऑफ GA रिसेप्टर यानी GID इज मीडिएटेड बाय डेला प्रोटीन। इसमें कहा है ये जो GID यानी जो रिसेप्टर है जिब्रेलिक का, उसका डिग्रेडेशन हो जाता है जो डेला करता है, नहीं तो
हमने तो नहीं देखा कि GID का तो कहीं पर भी डिग्रेडेशन नहीं हुआ है, तो ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है यूबिक्विटिनेशन और सब्सिक्वेंट डिग्रेडेशन ऑफ डेला प्रोटीन आर इंडिपेंडेंट ऑफ GID, यानी डेला का डिग्रेडेशन तो होता है लेकिन GID पर डिपेंड नहीं करता। ये तो गलत बात है, अभी हमने देखा है ना, क्या देखा है कि GID ही डेला का डिग्रेडेशन करवाता है, तो इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंड होता है, लेकिन यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे GA बाइंडिंग टू GID, यानी GA का बाइंडिंग उसके रिसेप्टर पर प्रोमोट करता है बाइंडिंग ऑफ GID टू डेला प्रोटीन। एग्जैक्टली जैसे ही इस GID से GA आ जाता है तो वो प्रोमोट करता है कि डेला अब यहाँ पर बाइंड करे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, तो A सही है और D सही है, यानी फोर्थ ऑप्शन A और D। सो द राइट आंसर विल बी A एंड D। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है 84 ID, यानी क्वेश्चन की ID क्या है 84 है। देखो यहाँ क्या दिया है, इस फिगर में आपसे पूछा है, ये प्रोसेस आपको दी है, हाइपोथेटिकल कंडीशन दिया हुआ है कि कोई भी सबस्ट्रेट है, जब इस पर E1 एंजाइम एक्ट करता है तो A बनता है, फिर A पर जब E2 एक्ट करता है और E3 एक्ट करता है फिर B बनता है, फिर E4 से C बनता है, फिर यहाँ से दो पाथवे निकलते हैं, E5 से D बनता है, E6 से E बनता है। ये पाथवे आपको दिया है और क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमें इनहांस करना है, बढ़ाना है किसका क्वालिटी, लेवल ऑफ टारगेट प्रोडक्ट D, अगर हमें D का लेवल बढ़ाना है तो हमें कौन सी चीजें इसमें से करनी होगी, किसका, हमें D का, ये जो D है ना, इसका लेवल अगर हमें बढ़ाना है इस पूरे प्रोसेस से, तो हमें कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा, ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। फर्स्ट है इनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम E5 बाय ओवर एक्सप्रेशन एंड और प्रोटीन इंजीनियरिंग, यानी अगर हम E5 एंजाइम की एक्टिविटी को हाई कर देते हैं तो हमें D भी हाई मिलेगा। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि E5 से ही हमें D मिलता है। अगर हम E5 की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली D हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि अगर E5 को इंक्रीज कर दिया जाए तो D ऑटोमेटिकली हमें ज़्यादा ही मिलेगा। इसके बाद लिखा है इनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम E4 बाय ओवर एक्सप्रेशन या फिर प्रोटीन इंजीनियरिंग। E4 का मतलब E4 कौन सा है, ये वाला। अगर E4 का किया जाएगा तो देखो E4 से C का बढ़ेगा, E4 का अगर आप ज़्यादा करते हैं तो C बढ़ेगा, और C बढ़ने से ये तो श्योर नहीं है ना कि केवल D ही बनेगा, उससे तो E भी बन सकता है। तो इसके इन्हांस करने से तो हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि C बनेगा इसके करने से और C तो दोनों में ही कन्वर्ट होने वाला है, तो D का लेवल इससे नहीं बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट फिलहाल के लिए गलत करते हैं। आगे इन्हांसिंग द लेवल ऑफ C, अगर हम C का लेवल इन्हांस कर दें तो क्या हमें इसका ज़्यादा मिलेगा, सेम ही कंडीशन है। अगर हम C का भी ज़्यादा कर देते हैं तो वो D में भी कन्वर्ट होगा, E में भी कन्वर्ट होगा, केवल D में तो नहीं होगा ना, तो भी D का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी हम, ये ऑप्शन भी हम गलत कर सकते हैं। इसके बाद ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ E6 बाय RNA ट्रांसफरेंस या फिर क्रिप्स जो कैस मीडिएटेड नॉकआउट होता है, यानी कि E6 की अगर एक्टिविटी को हम हटा देते हैं, देखो बिल्कुल सही है, अगर मैं यहाँ E6 को कम कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली जो CE में कन्वर्ट हो रहा था वो नहीं होगा, वो अब D में ही कन्वर्ट होगा, है ना। तो देखो बात ये है कि E5 का हमें क्या करना है, बढ़ाना है, और E6 को हमें कम करना है, तो हमें D ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो E6 का हमें इंक्रीज करना है, तो ये भी सही है। ठीक है, अब पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी एक्टिविटी को हमें यूज करने से जो D है वो ज़्यादा मिलेगा, तो A है और A और D। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर भी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ आया आपको, थोड़ा सा सोचने विचार करने का था बट आसान ही था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ID 85 से है। क्वेश्चन है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यानी ROS जनरेटेड इन प्लांट में बहुत सारे ROS जनरेट हो जाते हैं। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द
स्टेटमेंट रिलेटेड टू आरओएस एंड इट्स स्क्वेंजिंग, यानी कुछ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है आरओएस के रिगार्ड में और उसके स्क्वेंजिंग के रिगार्ड में, कौन सा सही है, करेक्ट आपसे पूछा है। देखो फर्स्ट में लिखा है जो H2O2 होता है रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है और ट्रेवल कर सकता है रिलेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस तक। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करता है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है कि जो H2O2 होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में स्टेबल होता है और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो बी में क्या है, ROS इज स्क्वेंच ओनली थ्रू एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या कह रहा है कि जो ROS है उसका स्क्वेंजिंग केवल एंजाइम की हेल्प से ही होता है, लेकिन नहीं नॉन एंजाइमेटिक भी होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसके बाद एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन साइकिल इज एसोसिएटेड विद द स्क्वेंजिंग ऑफ ROS। ये एक ना साइकिल होती है जो हेल्प करती है उनकी स्क्वेंजिंग में, किसके, ROS की। स्क्वेंजिंग का मतलब क्या होता है, स्क्वेंजिंग का मतलब होता है, वेट अ मिनट, स्क्वेंजिंग का मतलब होता है उनको किसी अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। हमें पता है ना कि ROS क्या है, डेंजरस है प्लांट के लिए, अच्छे नहीं होते हैं। तो प्लांट में कुछ ऐसी साइकिल चल रही होती हैं जो इन ROS को स्क्वेंज कर लेती है, यानी एब्जॉर्ब करके किसी अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो ये जो साइकिल चलती है प्लांट के अंदर, एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन साइकिल, ये स्क्वेंज कर लेती है ROS को। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो डी है, मोनोडीहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, ये बिल्कुल गलत है। देखो ये जो साइकिल हमने पढ़ी है ना, इसमें ये एंजाइम यूज किया जाता है ताकि ROS का स्क्वेंजिंग हो सके, ठीक है, यानी एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये एक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखो इस क्वेश्चन को बताने के लिए मैं केवल ये साइकिल आपको बताऊंगी। ये एस्कॉर्बेट जो ग्लूटाथायोन साइकिल है, इसमें देखो क्या किया है, ये जो H2O2 है, ठीक है, H2O2 क्या है, एक ROS स्पीसीज है, यानी कि मतलब ऑक्सीडेंट है। तो इसको ये साइकिल कन्वर्ट कर देती है H2O में। H2O तो प्लांट के लिए अच्छा होता है, ये अच्छा नहीं होता। तो ये साइकिल क्या करती है, इसको पकड़कर H2 में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो एस्कॉर्बेट ग्लूटाथायोन साइकिल जो है हेल्प करती है इन द स्क्वेंजिंग ऑफ ये मतलब ROS, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर देखो ये जो एंजाइम है DHAR, इसका मतलब है डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज, ये यूज किया जाता है इस साइकिल में। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि ये जो मोनोडीहाइड्रो मतलब एस्कॉर्बेट रिडक्टेज है, ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो इसलिए हमने इसको गलत किया है। राइट आंसर यहाँ पर ए है और सी है, मतलब ए और सी यानी फर्स्ट ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि ए और सी क्या है, यहाँ पर सही है, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत दी गई है। सो द राइट आंसर विल बी फर्स्ट, ए एंड सी, ठीक है। ओके चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट है। Following statements were made to explain the intracellular transport that occur through apoplastic, symplastic and transcellular route in the plants। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और आपको 4 मार्क्स का दिया है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए केवल आपको ये 3 बातें याद रखनी है, केवल एपोप्लास्टिक जो पाथवे होता है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है ना। जब रूट से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उस पानी को प्लांट में पहुंचाया जाता है, तो वहां पर 3 तरीके होते हैं कैसे पहुंचा सकते हैं। एक होता है एपोप्लास्टिक, एक होता है सिम्प्लास्टिक और एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन। एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होता है, वाटर मूव करता है सेल वॉल के थ्रू, सेल के पास जो सेल वॉल होती है ना, वहां से मूव करता है वाटर, तो उसे बोलेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे। लेकिन जब वाटर प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से मूव करता है, देखो ये जैसे सेल होता है प्लांट का, तो प्लांट में बीच में ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा बने होते हैं, ये इस तरीके से। तो अगर वाटर ये ऐसे मूव करता है प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, ठीक है। और अगर वो ट्रांसमेम्ब्रेन, यानी देखो कोई भी ये एक सेल है इस तरीके से, इस सेल में कोई भी ऑर्गेनेली है, अगर उसकी मेम्ब्रेन से मूव करता है, यानी पहले एंट्री करेगा फिर बाहर निकलेगा, तो उसको कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। इसे देखा जाता है वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है टोनोप्लास्ट, वहां से मूव करता है ट्रांसमेम्ब्रेन में। तो बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है। देखो कैसे हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू सेल वॉल, एग्जैक्टली अभी हम पढ़ के तो आए हैं ना कि एपोप्लास्टिक जो पाथवे होता है वो सेल वॉल की हेल्प से होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। बी में एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली इन्वॉल्व प्लाज्मोडेस्माटा, ये गलत है,
है ना। सेल वॉल से होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से नहीं होता है। सी में लिखा है सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट प्रीडोमिनेंटली अकर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। बिल्कुल सही, सिम्प्लास्टिक जो होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा से ही होता है। डी ऑप्शन है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू टोनोप्लास्ट वाई वैक्यूल, मतलब वैक्यूल में टोनोप्लास्ट की हेल्प से होता है कौन सा, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है। तो इसमें केवल बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ए सही है, सी सही है और डी सही है, और आपसे सही ही पूछा है। तो ए सी डी यानी ए सी डी, यस, थर्ड ऑप्शन। सो द राइट आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लास्ट हमने जो अभी तक किया है, और ये सारे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं सितंबर 2022 में प्लांट फिजियोलॉजी से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आप भी मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।